नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के एक सांसद ऐसा बयान दे बैठे हैं कि जिससे पूरे भारत में हंगामा बरपा है। वास्तव में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, उन्होंने अनायास और अकारण ऐसा बयान दिया जिससे उपसभापति हक्के बक्के रह गए और सदन में हंगामा मच गया। ये हंगामा बाद में पूरे देश में मच गया। करणी सेना, जो राजस्थान के राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करती है, बेसिकली आगरा में इन सांसद के घर के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गई। उन्होंने तोड़फोड़ भी की। तो हुआ क्या था, ये सबको मालूम है, लेकिन जस्ट टू रिकैप्चुलेट, रामजी लाल सुमन ने सदन में सत्ता पक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी की तरफ इशारा करते हुए बड़े चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा कि आप भारत के वर्ग विशेष को बाबर की औलाद कहते हो, लेकिन तुम सब गद्दार राणा की औलाद हो, राणा सागा की औलाद हो, जिसने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। पूरा सदन अवाक रह गया। आज तक न किसी ने ऐसा पढ़ा था, न किसी ने ऐसा सुना था। और यह एकदम नया इतिहास है। यह समाजवादी पार्टी का इतिहास है। जबकि हम सभी जानते हैं कि नेहरूवियन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा भारत का इतिहास इस तरह से तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, जिसमें भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को धक्का पहुंचे, राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। और उससे भी बड़ी बात यह कि जो भावी पीढ़ियां हैं वो गुलामी की मानसिकता से कभी उबर ना सके। ये वामपंथी नेहरूवियन इतिहासकार भी इतना दुस्साहस नहीं कर सके कि राणा सांगा जैसे महान राष्ट्रभक्त योद्धा को गद्दार लिख दे। तो इसलिए प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि 75 वर्षीय रामजीलाल सुमन को ऐसा क्या सूझा। रामजीलाल सुमन 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब 15 साल के अंतराल के बाद उन्हें राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया है। पैसानों के तले पूरी तरह से दबे होंगे, लेकिन फिर भी उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें अपनी अतीत की प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखना चाहिए था। रामजी लाल सुमन चंद्रशेखर सरकार में कुछ समय के लिए मंत्री भी रह चुके हैं। प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें इस तरह का झूठ बोलने के लिए विवश किया गया? यदि हाँ, तो इस तरह का बयान देने के लिए उन्हें ही क्यों चुना गया? कोई और भी बयान दे सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो कुख्यात, भयंकर, विभत्स जो सांसद हैं उनकी कमी नहीं है। और बयान देने के लिए राज्यसभा का या लोकसभा का सदन ही क्यों चुना गया? वो बयान तो अपने घर पे बैठ कर दे सकते थे, सड़क पर दे सकते थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दे सकते थे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? लेकिन इसकी गहराई में जाने की बजाय सारे टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर, पत्र पत्रिकाओं में हर जगह चर्चा ये हो रही है कि अरे ऐसा कर दिया। निश्चित रूप से सभी लोगों को बेहद गुस्सा है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जब करणी सेना पहुंची, इसके बाद दलितों के तमाम संगठन सामने आ गए धरना प्रदर्शन लेके, और समाजवादी पार्टी पूरे लाव लश्कर के साथ रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी है। लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है। इस कड़ी में हम इसको थोड़ा सा सुलझाते हैं और आपको पीछे ले चलते हैं। आपको देखना होगा कि जो रामजी लाल सुमन है, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी इतनी असंयमित भाषा का प्रयोग किया हो, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, वह तो कोई इतिहासकार नहीं, किसी भी विषय के विशेषज्ञ भी नहीं है। फिर उन्होंने ऐसा इतना विवादास्पद बयान क्यों दिया? सिर्फ एक ही बात है, वे दलित समाज से आते हैं, हाथरस के पास के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद से सांसद लोकसभा में पहुंचते रहे हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव से लेकर पार्टी के छोटे छोटे नेता, या कह सकते हैं छोटे बड़े सभी नेताओं और प्रवक्ताओं ने
हर स्तर पर इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सामंतवादी प्रथा है। करणी सेना ने जो आक्रमण किया, ये दलित बनाम उच्च जातियों का संघर्ष है, सामंतवादियों और दलितों के बीच का संघर्ष है। अरे भाई, समाजवादी पार्टी को दलितों से क्या लेना देना? और क्या कोई दलित राणा सांगा पर इस तरह का बयान दे सकता है? आज के पहले भी दलित हुए हैं, 75 साल हो गए हैं इस देश को आजाद हुए। कोई इतिहासकार नहीं लिख सका, दलित तो कोई क्या कहेगा? लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि वो इनके साथ खड़ी, तो कुछ ना कुछ तो मामला है, गंभीर मामला है। अब मामला सदन के अंदर इसलिए किया गया कि किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा या लोकसभा हो, उसके अंदर दिए गए किसी भी बयान पर उसके विरुद्ध एफआईआर नहीं की जा सकती, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। जबकि इस बात का जिक्र हर चैनल पर हो रहा है कि अरे भाई, करणी सेना ने प्रदर्शन क्यों किया, उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनको नहीं मालूम है कि राज्यसभा या लोकसभा के अंदर दिए गए किसी भी बयान पर एफआईआर नहीं हो सकती और न्यायालय उसका संज्ञान भी नहीं ले सकता है। इसलिए सदन को ही चुना गया ऐसा बयान देने के लिए। और रामजी लाल सुमन का चयन क्यों किया गया? रामजी लाल सुमन एक दलित नेता है, इसलिए उनका चयन किया गया। और दलित बहुत अधिक संख्या में उनके पास नहीं है। आजकल दो ही दलित हैं, एक तो रामजी लाल सुमन सुर्खियों में आ गए हैं, और इसके पहले अयोध्या नरेश सुर्खियों में आ गए हैं। उनका टेम्पो थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि मिल्कीपुर में जहां से वह विधायक आते थे, उनका बेटा बुरी तरह से चुनाव हार गया है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो षड्यंत्रकारी हैं वो कौन है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनका जो अभिमत रहा होगा कि जैसे ही रामजी लाल सुमन ये बयान देंगे, क्षत्रिय समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समुदाय सड़क पर आ जाएगा, रामजी लाल सुमन के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे में उच्च जातियां और दलित आमने सामने हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी स्वाभाविक रूप से रामजी लाल सुमन के साथ होगी। और ऐसे में जब दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम उच्च जातियां होंगी, तो दलितों का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी खाते में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी का ये षड्यंत्र है। और उसका क्या होगा? जो बृहद हिंदू एकता बन गई है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव ने दिखा दिया है, वह एकता टूट जाएगी। और 2027 में अखिलेश सत्ता में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और 2029 में राहुल गांधी सत्ता में आ जाएंगे केंद्र में। इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाएगा। और इस बात की पुष्टि स्वयं कांग्रेस ने भी कर दी। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से खड़गे ने रामजी लाल सुमन के बयान का आज बचाव किया, और उन्होंने भी वही बातें दोहराई जो समाजवादी पार्टी के सारे नेता और प्रवक्ता हर चैनल पर हर जगह दोहरा रहे हैं कि सामंतवादी ताकतों और दलितों के बीच का मुकाबला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका स्पष्टीकरण आज मायावती ने दे दिया। मायावती ने कहा कि ये जो हमला करनी सेना ने किया, वह किसी दलितों पर हमला नहीं है, किसी दलित पर हमला नहीं है। ये रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति के घर पर है जिन्होंने इतना घटिया बयान दिया है। किसी भी महापुरुष पर इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए, और किसी दलित ने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ना तो हम अपने महापुरुषों पर इस तरह के बयान की प्रशंसा कर सकते हैं, और ना ही किसी दूसरे महापुरुषों पर इस तरह का बयान दे सकते हैं। तो मायावती ने तो बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, और उससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हो गया। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से, भारत में विदेशी शक्तियों द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही। क्यों की जा रही है? क्योंकि यहां पर उनको आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम, हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं, तमाम वित्तीय रिपोर्टों, खुलासों के द्वारा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। और भारत का जो वित्तीय तंत्र है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, दूसरा हो, उन सबको प्रभावित करने की कोशिश की गई। और शॉर्ट सेलर्स ने क्या किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और जॉर्ज सोरोस सबको मालूम है। और
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएस एड नाम की एक संस्था यानी फंड जनरेट किया गया जिसको यूएस गवर्नमेंट फंड करती है। उस यूएस एड का इस्तेमाल दुनिया में तमाम कामों के लिए किया जाता है, लेकिन आप अगर ध्यान दें, उस यूएस एड का इस्तेमाल भारत में किया गया चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भारत में सरकार बदलने के लिए जमकर इस्तेमाल हुआ। और वो इस्तेमाल करने वाले संगठन भी जॉर्ज सोरोस के संगठन हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ के अनेकों ऐसे संगठन हैं जो भारत में सक्रिय हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्थाओं को आर्थिक मदद देते हैं, बौद्धिक सहायता भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, इसमें कितने बौद्धिक वर्ग शामिल हैं कहना मुश्किल है। इस तरह के यूएस एड से, जॉर्ज सोरोस के फंड से कई देशों में सत्ताएं पलटी जा चुकी हैं। भारत में यही खेल खेला गया कि भारत में अगर कमजोर सरकार आ जाए, राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार आ जाए, मिलीजुली सरकार आ जाए, अस्थिर सरकार आ जाए, तो उनका जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो यूएस एड है उसके पैसे का इस्तेमाल इस ढंग से किया गया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, वोटर टर्नआउट। लेकिन उसका इस्तेमाल कहां पे किया गया? जातिगत भावनाएं भड़काने का, हिंदू एकता तोड़ने के लिए। उसका परिणाम क्या हुआ? जातिगत जनगणना कराई, कितने अभियान निकाले गए। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव अपने हर भाषण में कहते रहे जातिगत जनगणना करवाइए। ऐसा सिर्फ हिंदुओं को जातियों, उपजातियों के खांचे में बांटने की एक कोशिश की जा रही है। भारत में ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। चुनिंदा संगठनों के माध्यम से पैसे का खेल किया गया। पूरे विश्व के कई देशों में निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए पत्रकारों को ट्रेनिंग दी गई। पूरी दुनिया में लगभग 9,000 पत्रकारों को ट्रेनिंग दी गई, उसमें अकेले 7,500 भारत के हैं। पूरी दुनिया में 9,000, अकेले भारत से 7,500। यानी यहां पर निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की बहुत आवश्यकता है। हुआ क्या? जो सूत्र बताते हैं और जो डेटा उपलब्ध है विकीलीक्स के, उसके अनुसार ये जो गए हैं, इनके बहुत सारे नाम आ गए हैं, आप समझ सकते हैं। जो सरकार विरोधी, इस्टेब्लिशमेंट विरोधी बयान देते हैं, वो सारे लोग उसमें हैं। और उनको अच्छी खासी संख्या में, मात्रा में पैसा दिया गया। 1-2 दिन की ट्रेनिंग में उनकी कोई पर्सनालिटी कल्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं। उनको पैसा दिया गया और सरकार के विरुद्ध झूठा विमर्श बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध झूठा विमर्श बनाने के लिए उनसे कहा गया। इन लोगों ने किया भी। इसमें टीवी के पत्रकार, समाचार पत्रों के पत्रकार, सोशल मीडिया के तथाकथित जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा षड्यंत्र रचा गया था। इसका पूरा मकसद एक ही था कि हिंदू बटेगा तभी मोदी हटेगा। और ये जो 7,500 पत्रकार भारत से गए थे, इन्होंने झूठे विमर्श बनाए और जागरूकता के नाम पर, मतदाता जागरूकता कह सकते हैं आप, लोकतंत्र को मजबूत करना कह सकते हैं, उसके नाम पर संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ऐसे अभियान चलाए गए, लोगों तक फैलाए गए। और इसमें जो आपने पॉलिटिकल लीडर्स की सभाओं में देखा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये नीचे तक बात गई। कई राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। भारत जोड़ो यात्रा सहित राहुल गांधी की यूरोप और अमेरिका की कई यात्राएं ऐसे ही प्रायोजित की गई। ये विदेशी षड्यंत्र 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा था। और यह मोदी सरकार को सत्ता से भले ही ना हटा सका हो, लेकिन जातिगत जनगणना, संविधान पर खतरा, आरक्षण पर खतरा, इस तरह के अभियानों को बड़ी सफलता मिली। और इसी कारण भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतकर एक कीर्तिमान बना दिया। यह अब तक का उसका सबसे बड़ा स्कोर था। कांग्रेस भी अपनी सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 तक ले जाने में सफल रही। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा को जबरदस्त नुकसान हुआ। इस बीच बांग्लादेश में सत्ता पलट हो गई, तख्ता पलट हुआ। और इस तख्ता पलट से खासे उत्साहित थे
कई विपक्षी नेता भारत में, उनको लग रहा था कि अब भारत का नंबर है, और वो खुलेआम सरकार को, भारत को बांग्लादेश बनाने की चुनौती देने लगे। यद्यपि भारत में फौजी संरचना इस तरह की है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह सत्ता का परिवर्तन या तख्ता पलट नहीं हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद हरियाणा के चुनाव हुए। इंडी गठबंधन श्योर था कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि उनका अभियान पूरे चरम पर था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की कमान अपने हाथ में ले ली और तीर निशाने पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। लोगों ने बहुत ऐतराज किया कि भाई कटेंगे, ये बहुत सांप्रदायिकता की बात है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, इसमें सांप्रदायिकता कहां से है? इतिहास गवाह है, लोग कटे हैं। और भारत ऐसी भूमि है, विश्व में अकेला ऐसा देश है जहां पर 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और दुर्भाग्य से यह भारत के इतिहास के किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अमेरिका और यूरोप के कुछ इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। ये कड़वी सच्चाई किसी को याद नहीं आती है कि वे कटे थे। नरमुंड की मालाएं किसने बनाई थी? मीनारें किसने खड़ी की थी? बहुत सारी चीजें हैं। तो हरियाणा के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे ने अपना जादू दिखाया। इंडी गठबंधन के अभियान, जो विपक्षी एकता के अभियान, विदेशी शक्तियों की षड्यंत्र, सब विफल हो गए। और इसके बाद नंबर आया महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सैकड़ों संगठन मुस्लिम मतों को एकजुट करने, दलितों को जोड़ने, पिछड़ी जातियों को जोड़ने और दक्षिणपंथी भाजपा और उसके सहयोगियों को सत्ता में न आने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन वहां पर ही चला, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और योगी आदित्यनाथ यहां भी छाए रहे। महाराष्ट्र ने भी हरियाणा के इतिहास को दोहरा दिया। हरियाणा की सफलता की कहानी लिखी गई और विदेशी षड्यंत्रकारियों के, विपक्ष के हौसले पस्त हो गए। भारत विरोधी, भाजपा विरोधी अभियान फुस हो गया। इस बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाली और उनकी सत्ता में आने के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन के शासनकाल में भारत विरोधी जितने अभियान चले थे, सरकार के सहयोग, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से, उन सब की कली खुल गई। और ये भी पता चला कि किस अभियान के लिए कितना पैसा दिया गया था। लोग कह रहे थे कि अब ट्रंप के आने के बाद फला विपक्षी दल सड़क पे आ जाएगा, फला नेता सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे। और काफी हद तक इसमें सफलता मिल भी रही है। लेकिन ये भारत विरोधी अभियान अभी भी बड़े पैमाने पर इस्लामिक और वामपंथी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। इसलिए सभी को सतर्क होने की जरूरत है। ये जो इस्लामिस्ट और वामपंथी संगठन हैं, कई दलों को भारत में, अगर कहा जाए विपक्षी दलों में, कई दलों को बौद्धिक और आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। संभल, महू, नागपुर, जादवपुर में कट्टरपंथियों द्वारा जो दंगे किए गए, वो इसी सुनियोजित षड्यंत्र की एक कड़ी है, एक हिस्सा है। और ऐसा हर देश में होता है, ये ऐसा नया कुछ भी नहीं हो रहा है भारत में। रामलीलाल स्वयं का बयान भी उनका अपना नहीं, प्रायोजित है। क्योंकि इतने छोटे वक्तव्य को, अगर आपने देखा हो उनको ये बयान देते हुए, इतने छोटे वक्तव्य को देने के लिए उन्होंने सदन में उसे पढ़ा, पर्चे में, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या भावभंगिमा होनी है, कितना ऊर्जा दिखानी है, इस सब का ध्यान रखा और फुल टॉस बॉल कर दी। सपा ने बयान का समर्थन किया और करणी सेना ने स्वाभाविक रूप से उनके घर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हिंसात्मक हो गया, उसकी संभावना रहती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, दूसरे और संगठनों के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे दलित बनाम सामंतवादी करार देने की कोशिश की। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष भी हैं राज्यसभा में, उन्होंने भी इसी पर जोर दिया। उन्होंने रामलीलाल सुमन के बयान का समर्थन किया, उनके घर पर हिंसा की निंदा की और इसे दलित बनाम सामंतवादी करने की भरपूर कोशिश की। गोरखपुर से राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास ने इसका जमकर विरोध किया, बहुत ही तीखी
और तेज आवाज में उन्होंने इसका प्रतिवाद किया और करारा जवाब दिया। वो अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव का पीडीए है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसकी एकजुटता से वोटों को मिलाकर वह सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। ये उनकी योजना है। लेकिन अगर आप देखें, जो पीडीए की योजना है, ये अखिलेश यादव की अपनी योजना नहीं है। उनकी मौलिक परिकल्पना अखिलेश यादव ने नहीं की। ये पीएफआई का एजेंडा है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे थे। उसमें जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसमें एक दस्तावेज में इसका जिक्र था कि पीएफआई का प्रयास है, वह इस तरह का वातावरण तैयार कर रही है कि भारत में मुसलमानों के साथ दलितों और पिछड़े वर्ग की जातियों को मिलाकर राजनीतिक शक्ति हासिल की जाए, ताकि भारत के इस्लामीकरण का सपना जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। दुर्भाग्य से अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता जोगिंदर नाथ मंडल से भी सबक नहीं ले रहे हैं। जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में विस्तार से नहीं, संक्षेप में सिर्फ इतना बता देते हैं कि उन्होंने जिन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान बनाने में सहायता की थी, और पाकिस्तान बनने पर पाकिस्तान चले भी गए थे। वह पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री थे, लेकिन मंत्री पद होते हुए भी उन्हें बेहद जलालत का सामना करना पड़ा। उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, और ऐसा न करने पर उनको राष्ट्रद्रोही घोषित किया गया, बेहद अपमानित किया गया। इस तरीके से लुटे पुटे जोगेंद्रनाथ मंडल भारत वापस आ गए, और यहाँ फिर राजनीति में पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो गुमनामी में खो गए। वह पाकिस्तान में दलितों की रक्षा करना तो दूर, दलितों के लिए मान मर्यादा सम्मान बनाना तो दूर, स्वयं अपना मान सम्मान और सुरक्षा नहीं कर सके। अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो चुका है। वो हिंदू जिनमें अधिकांश दलित थे, और उसमें भी बौद्ध थे। बौद्ध की मूर्तियां तोड़े जाने के समाचार हम लोग भूलने लगे होंगे। इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ों में उकेरी गई बौद्ध की प्रतिमाएं तोप लगाकर तोड़ दी गई थी। आज बौद्ध हिंदुत्व का नामो निशान मिट गया है। बचे खुचे लोग तालिबान के शासनकाल में भी वापस आ गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात किसी से छिपे नहीं। गिनती की संख्या में परसेंटेज बनी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इनमें अधिकांश दलित हैं। और अगर उनके हाल देखें, अभी हाल में बांग्लादेश की घटनाएं तो लोग नहीं भूले होंगे। सब दलित हैं जिन पर अत्याचार हुए, जो इन अत्याचारों के शिकार हुए, वो सारे के सारे दलित हैं। और भारत के दलित भड़क जाएंगे ऐसा नहीं लगता। भारत के दलित निश्चित रूप से सोचेंगे। और अगर दलित सोचते हैं कि भारत के इस्लामीकरण के बाद उनकी सामाजिक मान मर्यादा बढ़ जाएगी, तो उन्हें पीएफआई का वह दस्तावेज पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा था कि भारत के इस्लामीकरण में साथ देने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या किया जाएगा, यह बाद में तय होगा। क्या तय होगा? वही जो जोगिंदर नाथ मंडल के साथ हुआ। अंतर यह था कि जोगिंदर नाथ मंडल भारत वापस आ गए, क्योंकि भारत था। भारत नहीं होगा या इस्लामिक राष्ट्र होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? ये सोचने की बात है। बृहद हिंदू एकता को ध्यान में रखते हुए उच्च जातियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे दलित बनाम सामंतवादी या उच्च जातियां बनने से रोकना चाहिए, जिसकी हर संभव कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन मायावती ने ऐन वक्त पर आकर अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया है। मायावती ने एक बयान जारी करके कहा है कि रामलाल जी सुमन के घर पर करणी सेना द्वारा हमला किसी दलित के घर पर हमला नहीं है, किसी दलित पर हमला नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत मामला है। उन पर व्यक्तिगत हमला किया गया है। किसी भी महापुरुष पर इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी जो रामजी लाल सुमन ने की। इसलिए दलित समुदाय अखिलेश यादव के रामजी लाल सुमन के बहकावे में आएगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि रामजी लाल सुमन दलितों के सर्वमान और कोई बड़े नेता नहीं। 15 साल बाद उनको रिहेबिलिटेट किया है अखिलेश यादव ने। 2009 में उनका लोकसभा सदस्यता खत्म हुई थी। इसके बाद से 2024 में उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। शायद वो एहसानों के बोझ तले दबे ये पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे हम सभी को सावधान रहना चाहिए और इस मुद्दे को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।